92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं आजम कादरी की लिखी कहानी शुमारा की तलाश। उठो हुसैन, तुमने वादा किया था मेरे साथ जाने का। कितनी दबी हुई आवाज थी। हुसैन उठो, मेरे पास वक्त नहीं है। अम्मी अब्बू किसी शादी में गए हैं। उनके आने से पहले हम झील के किनारे वाली पहाड़ी पार करके ढेर सारी खुबानियां बटोर लाएंगे। देखो, मैं लालटेन भी साथ लाई हूं। इतना कह के आवाज हुसैन के इतने पास आ गई थी कि वो उसकी सांसों की गर्म फुहार को महसूस कर सकता था। हुसैन उठो, मेरे पास वक्त नहीं है। पेरिस में अपने छोटे से फ्लैट के कमरे में सो रहे हुसैन की नींद खुल गई। कमरे में छाए घुप अंधेरे में उसको लगा कि कोई सफेद साया उसके दाहिने बाजू के पास अभी भी खड़ा है। झट से उसने बगल में रखा नाइट लैम्प जलाया। लैंप की मध्यम रोशनी कमरे को देख सकने के लिए काफी थी। सामने पड़ा बड़ा सा पियानो, कमरे की दीवार पे लगी सैल्वाडोर डाली की पेंटिंग की डुप्लीकेट कॉपी, बाईं तरफ दीवार से टिके 3 कालीनों के बंडल जिसको उसने कल ही खरीदा था। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोने के पहले देखा था। दरवाजा भी तो बंद है। हुसैन की नजरें कमरे को कुछ पल देखती रहीं। कोई नहीं था, सपना था। अपने कान पर से हाथ हटाते हुए हुसैन ने अपने माथे का पसीना पोंछा। वो अब भी कान में पड़ी गर्म फुहार महसूस कर रहा था। सपने भी कभी कभी कितने जिंदा होते हैं, हकीकत की तरह। ये सपना ही था, लेकिन सपने में लड़की की आवाज और बातें जानी पहचानी सी लग रही थी उसको, जैसे जैसे ये बात किसी ने पहले भी कही हो। किसने? नींद को वहीं बिस्तर पे छोड़ के हुसैन ने खिड़की खोली। खिड़की खोलते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसके बदन में कंपकपी भर दी। दिसंबर में ठंड बिल्कुल अपने वतन जैसी होती है यहाँ पेरिस में। उसका वतन कश्मीर। वो बहुत छोटा था जब एक दिन सुबह के अंधेरे में उसको अब्बा ने उठा के कहा था, चल हुसैन, हमें बहुत दूर जाना है। कहाँ? उन्नीदी आंखों से हुसैन ने पूछा था तो अब्बा ने सिर्फ इतना कहा था, पता नहीं, पर वहां जहां हम सुकून से रह पाए। उस दिन पहली बार अब्बा की आंखों में आंसू देखे थे हुसैन ने। फिर पहाड़ियों को पार करके हुसैन के अब्बा अपने इकलौते बेटे के साथ अपना वतन छोड़ आए थे और पीछे से गोलियों की आवाजें आती रही थीं। महीनों से ऐसा चल रहा था वहां। उस रात के बाद बाप बेटा न जाने कहां कहां भटकते फिरे। कालीनें बेचते, एंटीक सामान बेचने वालों की दुकान पे काम करते। कुछ 1 साल मेरठ, फिर आगरा, फिर दिल्ली, और एक दिन उन्होंने देश हमेशा के लिए छोड़ दिया जब हुसैन 12 साल का था। आज हुसैन को पेरिस में पूरे 25 साल हो चुके हैं, लेकिन उसको अपने बचपन की यादें कुछ इस तरह ताज़ा हैं जैसे कल की ही बात हो। बर्फ पड़ने वाली है, खिड़की पे खड़े हुए उसने महसूस किया। ठंड के थपेड़ों में हुसैन का जहन अब भी उसी आवाज को पहचानने में लगा था जिसने उसको अभी अभी नींद से उठा दिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी शुमारा की तलाश। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, पेरिस में एंटीक का बिजनेस करने वाले हुसैन को सपने में आई एक आवाज ने आधी रात में ही उठा दिया। बहुत याद करने के बाद भी उसको कुछ समझ में नहीं आया कि वो आवाज किसकी थी। अब आगे। हुसैन की मां का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। पहलगाम के पास बाईसरन गांव में माली का काम करने वाले मोहम्मद रजा लोन को अपने इकलौते बेटे हुसैन को पालने में भले ही बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी हों, लेकिन गुजर बसर ठीक ही हो जाती थी। अपने लीची के छोटे से बागीचे और डिस्ट्रिक्ट वकील हिकमत अली के बंगले में माली का काम 2 लोगों के परिवार को पालने के लिए काफ़ी था।
सब कुछ एकदम ठीक था, बिल्कुल वैसा जैसा सदियों से चला आ रहा था। झीलों पर बहते शिकारे, शिकारों पर लदे ढेरों फूल और फूल बेचने कश्मीरी फेरन पहने जाते लोग। फिर न जाने किसकी नजर लग गई देवदार से लदी इस वादी को। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे, मुस्कुराहटें गुम होने लगीं। फूल डालियों पर लगे लगे गिर जाते, पर तोड़ने के लिए हाथ न मिलते। लेकिन 8 साल का हुसैन अक्सर लिडर नदी के किनारे बनी छोटी सी झील के पास अपने नन्हे नन्हे चितलू सफेदू नाम के भेड़ के बच्चों के साथ खेला करता था। ये नाम उसने खुद ही दिए थे। फिर जब हालात बिगड़ने लगे, टूरिस्टों ने आना बंद कर दिया, रोजी रोटी खतरे में पड़ने लगी, तो एक सुबह जब चिड़ियाएं अपने घोंसलों में शोर मचा रही थीं, हुसैन के अब्बा को अपना घर छोड़ना पड़ा था। अब्बा, चितलू सफेदू? रोते हुए हुसैन ने पूछा था। बेटा, उनका कुछ नहीं होगा, अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा, आंखों में आंसू लिए अब्बा ने कहा था। और हमारी हिफाजत? इस मासूम सवाल के जवाब में खाली आसमान ताकते रहे थे हुसैन के अब्बा। चल बेटा, ये कह के चल दिए थे दोनों एक नए घर की तलाश में। फिलहाल पेरिस में अपने घर पे काफी देर जागने के बाद जब हुसैन को कुछ समझ नहीं आया, तब तक बर्फ पड़ने लगी थी। हुसैन ने खिड़की बंद की और वापस अपने बिस्तर पे लेट गया। आज कितने साल हो गए थे उसको अपना एंटीक का काम करते करते। हुसैन बच्चा था जब पेरिस आया था। अब्बा ने अपने किसी पुराने दोस्त के साथ यहाँ एंटीक का काम शुरू किया था और फिर अब्बा के गुजर जाने के बाद उसने अपना कारोबार अलग कर लिया था। और माशाल्लाह बीते सालों में खूब तरक्की की उसने, खूब पैसा कमाया। लावारिस सामान की तरह अपना घर छोड़ आए हुसैन के पास पेरिस में ही अपने दो घर थे, लेकिन फिर भी अपने घर की याद उसे कभी कभी आ ही जाती थी। उसके अब्बा बीच में कई बार इंडिया आते जाते थे, लेकिन हुसैन का कभी मन नहीं किया। वो उन गोलियों की आवाज को कभी नहीं भूल पाया था जो उसने उस रात सुनी थी। उनमें उसके चितलू और सफेदों की आवाजें भी शामिल थीं। कितना सब ताजा कर रखा है उसने अपने जहन में। फिर यह आवाज कौन सी थी जिसकी कोई शक्ल नहीं बना पा रहा था हुसैन। आंखें बंद करते ही उसको लगा कि फिर से किसी ने धीरे से कहा हो, हुसैन, तुमने मेरे साथ चलने का वादा किया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी शिमारा की तलाश। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सपने में आई आवाज से उठा हुसैन पेरिस में अपने घर की खिड़की पे खड़ा हुआ तो ठंड से उसको अपना गांव याद आ गया। कश्मीर में पहलगाम के पास उसका गांव। इसी के साथ और भी न जाने कितनी यादें तैर आई थी उसकी आंखों में, लेकिन नींद में ये कौन सी आवाज थी जो उसको पुकार रही थी, याद नहीं कर पा रहा था। अब आगे। अगले दिन सुबह नौकर से नून चाय यानी नमक वाली चाय मांगी हुसैन ने। अक्सर जब उसकी तबीयत खराब होती तो कॉफी की जगह वो नून चाय ही पिया करता था। उसके अब्बा तो हमेशा यही पीते रहे। उन्होंने मीठी चाय कभी घर पे पी हो ऐसा उसको याद नहीं। सर, आज दुकान पे नहीं जाएंगे क्या? नौकर ने तांबे के बड़े से ग्लास में चाय देते हुए पूछा। तुम जाके दुकान खोलो, मैं दोपहर तक आ जाऊंगा। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सर में दर्द है। रात में सो नहीं पाया शायद, इस वजह से। चाय के ग्लास से उड़ती हुई भाप में फूंक मारते हुए हुसैन ने जवाब दिया। कल बेसमेंट की सफाई की थी, कुछ पुरानी चीजें मिली हैं। एक कालीन है, 2 तांबे की मूर्तियां, एक हाथी दांत का खिलौना और एक पुराना ट्रंक। उनको ले जाऊं साथ? बिक ही जाएंगे, यहाँ पड़े रहने से तो बेहतर है। अच्छा ठीक है, ले जाओ। नौकर जाने के लिए मुड़ा ही था कि हुसैन ने फिर टोका। सुनो, रहने दो, मैं एक बार देख लूं, कल ले जाना। नमक की चाय पीते हुए हुसैन कुछ सोचता रहा। शायद उन चीजों के बारे में सोच रहा था जो अभी अभी नौकर ने गिनाई थी। नौकर बेसमेंट की चाबी देके चला गया और हुसैन काफी देर तक यूं ही बैठा रहा। सड़क पर बर्फ तो नहीं पड़ रही थी, लेकिन हवाओं की पीठ पे ठंडक सवार थी। हुसैन ने कांगड़ी सुलगाई और बेसमेंट की ओर चल दिया। बर्फ की सीलन की वजह से लकड़ी का फूला हुआ दरवाजा धक्के से ही खुला। कितनी तेज गंध थी, बिल्कुल वैसी जैसे गांव में लकड़ी वाले कमरे में आती थी। नौकर ने सारा सामान करीने से निकालकर सामने ही रखा हुआ था। कांसे की बौद्ध मूर्तियां देख के उसे याद आया कि ये उसने कंबोडिया के एक बुजुर्ग से खरीदी थी।
हाथी दांत का खिलौना उसको याद नहीं आया। शायद अब्बा ने खरीदा हो। ट्रंक को कैसे भूल सकता था वो? ये तो अब्बा का वो ट्रंक है जिसे वो घर से अपने साथ लाए थे। न जाने कितने सालों के बाद ये ट्रंक देखा था हुसैन ने। शायद अब्बा के गुजर जाने के बाद पहली बार। हल्के हरे रंग का ट्रंक जिसका पेंट पपड़ी बन के इधर उधर से झड़ चुका था। हुसैन ने हौले से उसको छुआ। अब्बा की याद में आंखें भर आई थीं। खोल के देखा तो कुछ पुराना सामान निकला। अब्बा के कलमा पढ़ने की तस्बीह, ऊन के बुने हुए दस्ताने जिन्हें चूहों ने कई जगह से कुतर डाला था, और एक नीली पॉलीथीन में लिपटी कुछ ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें। अब्बा के जवानी के दिनों की, अम्मी के साथ किसी स्टूडियो में पुरानी कार पे बैठे हुए अब्बा। काफी देर हुसैन उस तस्वीर को देखता रहा। उसी पन्नी में उसको एक खत में लिपटी तस्वीर भी मिली जिसमें 6 साल का हुसैन था, अब्बा थे और वकील हिकमत अली साहब जिनके यहाँ उसके अब्बा माली का काम करते थे, और वकील साहब की गोदी में बैठी एक लड़की शमारा। हुसैन के मुंह से एक नाम पूरे 25 साल बाद निकला। उसकी ताज़ा यादों में एक धुंधलाया हुआ नाम शमारा। बचपन में कभी कभी उसके साथ खेला करता था हुसैन। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी शमारा की तलाश। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि हुसैन को अब्बा के ट्रंक में आज कुछ खत और तस्वीरें मिली, जिसमें से एक तस्वीर शमारा की भी थी। शमारा की तस्वीर देख के उसको अपना बचपन याद हो आया और सपने में आने वाली आवाज भी पहचान गया था वो। अब आगे। इतने सालों बाद आज अचानक शमारा की तस्वीर देख के उसके चेहरे पे बच्चों जैसी मुस्कान उतर आई। फिर उसने खत पढ़ना शुरू किया। फाउंटेन पेन की धुंधली पड़ चुकी स्याही में उर्दू के अक्षर बहुत हल्के हो गए थे। अजीज मोहम्मद रजा, तुम तो ऐसे गए कि वापस आने की खबर ही नहीं ली। अल्लाह के करम से सब खैर है, अब यही लिख सकती हूँ। क्या करूँ, अल्लाह का शुक्रिया तो हर हाल में अदा करना है। आज पूरे 5 साल बाद जब तुम्हारा खत आया तो पता चला कि आप लोग विदेश में बसर कर रहे हैं। आपके जाने के बाद यहाँ के हालात किस कदर ख़राब हुए बता नहीं सकती। जब देखो फायरिंग हो जाती है, धमाके हो जाते हैं, सड़क पे कभी अजनबियों की, कभी हमारे अजीज़ों की लाशें पड़ी मिलती हैं। उनको हमें ही पहचानना पड़ता है। ये लिखते वक्त आंसू आ गए हैं कि तुम्हारे भाई वकील हिकमत साहब मरहूम की लाश भी मुझको ही पहचाननी पड़ी थी। यहाँ की औरतें कितनी हिम्मत वाली हो गई ये तो आप समझ ही सकते हैं। शमारा पूरे 11 साल की हो गई है। कितना याद करती है हुसैन को। वो भी बड़ा हो गया होगा। भैया वो शान शौकत तो रही नहीं, बस इज्जत से खा पी रहे हैं, वही बहुत है। अल्लाह आपको तरक्की दे। फिर लिखूंगी, बेगम हिकमत अली। हुसैन की यादों की परतें जैसे तह बतह और खुलने लगीं। कभी कभी वो अब्बा के साथ हिकमत साहब के बंगले में जाता था तो उनकी 6 साल की बेटी अपने सारे खिलौनों के बदले उसके चितलू सफ़ेदू को मांगने की जिद करती। अम्मी, मुझे हुसैन के भेड़ के बच्चे चाहिए। कितना रोती थी शमारा। हुसैन तो अपने चितलू सफ़ेदू को लेके झील के पार वाली पहाड़ी पे भाग जाता था। कितनी सुंदर थी वो झील। गर्मियों में जब देवदार के पत्ते सुर्ख हो जाते तो झील का रंग भी उन्हीं के रंगों जैसा हो जाता था। तुम वहां पहाड़ी पे क्यों जाते हो? अपने हाथों में चाबी वाली रेल में चाबी भरते हुए शमारा ने एक दिन हुसैन से पूछा था। वहां पे ढेर सारे जंगली खुबानी से लदे हुए पेड़ हैं शमारा, वही लेने जाता हूं। मुझे ले चलोगे हुसैन? शमारा ने बड़ी आरजू से कहा था। नहीं, तुम्हारे अब्बा नहीं जाने देंगे, मैं भी तो चोरी से जाता हूं। पर हुसैन की नजरें अभी भी रेल पे थीं। अच्छा, तुम मुझे अपनी रेल दोगी तब ले चलूंगा, पर यह बात किसी से कहना मत। शमारा ने तो रेल दे दी, लेकिन हुसैन उसको कभी पहाड़ी पे नहीं ले गया। उसे डर था कि कहीं शमारा खुबानी वाला अड्डा सारे मोहल्ले के बच्चों को ना बता दे। एक दिन जब शमारा के अम्मी अब्बू हुसैन के अब्बा के साथ किसी शादी में गए थे तो हुसैन वकील साहब के घर में ही सोया हुआ था, और तब शमारा चुपचाप लालटेन लेके हुसैन के पास आई थी। उसने कहा था, उठो हुसैन, तुमने वादा किया था मेरे साथ जाने का। अम्मी अब्बू के आने के पहले हम झील वाली पहाड़ियों से ढेर सारी खुबानियां बटोर लाएंगे। लेकिन हुसैन ने शमारा की बात नहीं सुनी थी।
और आज कितने सालों बाद हुसैन को किसी ने फिर जगाया था। शिमारा, वो तुम थी? इतने सालों बाद मेरे सपने में आने वाली वो तुम थी शिमारा? हुसैन बेसमेंट की ठंडी जमीन पे इस तरह बैठ गया मानो उसे ठंड का एहसास ही ना हो। उसके अंदर खुद एक रुका हुआ वादा किसी बर्फ की तरह जम गया था जो उसने निभाया नहीं था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी शिमारा की तलाश। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, इतने सालों बाद शिमारा की तस्वीर देख के पेरिस में रहते हुसैन को अपना एक वादा याद हो आया जो उसने बचपन में शिमारा से किया था। शायद उसी वादे को याद दिलाने शिमारा आज उसके सपने में आई थी। अब आगे। कैसी बेचैनी तारी हो गई थी हुसैन को। लगा था जैसे किसी अपने ने पुकारा हो। जब कोई तन्हा हो तो छोटे छोटे लम्हों से रिश्ते भी अपने लगते हैं। हुसैन पागलों की तरह ट्रंक में और खतों को तलाश करने लगा। शायद कोई और पुराना खत शिमारा का हाल बता दे। शिमारा की अम्मी का तो कोई खत नहीं मिला था, लेकिन अब्बा का लिखा हुआ एक पन्ना जरूर मिल गया था जिसे वो कभी पोस्ट नहीं कर पाए थे। तारीख पढ़ने पे पता चला कि यह खत अब्बा के इंतकाल से ठीक 3 महीने पहले लिखा गया था। 10 साल पहले लिखी बातचीत कुछ इस तरह थी। फातिमा भी इस दफ़ा इंडिया आया था, लेकिन कश्मीर आने का सिलसिला नहीं हुआ। आपने बताया था कि माशाल्लाह शिमारा अब कॉलेज जाने लगी है। हुसैन ने भी अल्लाह के करम से काफ़ी अच्छे से तिजारत संभाल ली है। पिछले ख़त में आपने शिमारा को लेकर जो फ़िक्र जाहिर की है, मेरे ख्याल से आपको नहीं करनी चाहिए। मैंने वादा किया है कि शिमारा मेरे घर ही बहू बन के आएगी। हालांकि इस बारे में मैंने हुसैन से अभी बात नहीं की है, वो कंबोडिया गया हुआ है काम के सिलसिले में। अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अब तो सीधे बारात ही लेके आऊँगा। मोहम्मद रज़ा लोन। अब्बा का खत खत्म हुआ तो जैसे हुसैन के सीने में खौल से उठने लगे। अब्बा ने तो कभी इस बारे में जिक्र तक नहीं किया। तब हुसैन को याद आया, वो जिक्र करते भी कैसे। कंबोडिया से तो वो शादी करके लौटा था। कितने दिन तो अब्बा ने बात नहीं की थी, फिर जैसे उन्होंने हुसैन की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ली थी। लेकिन कितना गम अपने सीने में समाये रहे। वादा करके ना निभा पाने का गम कैंसर से भी बुरा होता है। अंदर ही अंदर पनपता है और दिखता भी नहीं। कुछ ही महीनों में अब्बा शायद इस गम के कैंसर से रुखसत हो गए। हुसैन ने अपनी बीवी के कहने पर पेरिस वाला किराए का घर बदल लिया था। काश या तो अब्बा पहले बता देते या वो जोश जोश में शादी न करता। साल भर भी कहाँ चला था उसका रिश्ता। उसकी बीवी वापस चली गई थी कंबोडिया। जो होना होता है वो तो होता ही है, लेकिन हुसैन के साथ तो वो भी हो रहा था जो होना नहीं था। उसे क्या पता था कि शिमारा से उसके अब्बा ने उसका रिश्ता तय कर दिया है। पेरिस की सुबह और सर्द होने लगी थी। बाहर बर्फ फिर से पड़ने लगी थी। हुसैन ने जल्दी से अपना ओवरकोट पहना, गोल कैप और चमड़े के दस्ताने पहनता हुआ तेजी से बाहर आ गया। 126 गार्डन रोज स्ट्रीट। उसकी गाड़ी पुराने घर के सामने रुकी जहां वो अपने अब्बा के साथ किराए पर रहा करता था। घंटी बजाने पे एक बूढ़ी महिला ने दरवाजा खोला। मिस फिलिप, मैं हुसैन, मोहम्मद रजा का बेटा, हुसैन ने फ्रेंच में कहा। आपका किराएदार याद है? बूढ़ी औरत ने अपने चश्मे पे जमी ओस साफ की और फिर गौर से हुसैन को देखा। उनके झुर्रियों वाले सफेद चेहरे पे मुस्कुराहट खिंचाई। कोई खत आया था क्या अब्बा के नाम? मेरा मतलब अभी नहीं, 10-12 साल पहले, जब हम यहाँ से शिफ्ट करके गए थे। बीते वक्त ने सिर्फ तिजारत ही नहीं, हुसैन को फर्राटेदार फ्रेंच भी सिखा दी थी। हुसैन बोले जा रहा था, आज जैसे उसको शिमारा की फिक्र सता रहे थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी शिमारा की तलाश। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि पेरिस में हुसैन को अब्बा के एक खत से पता चला कि उसकी शादी उसके अब्बा ने शिमारा से तय कर दी थी, लेकिन ये कभी बताई नहीं। और हुसैन उनके बताने से पहले कंबोडिया से शादी करके लौटा था।
अब्बा ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन चुप चुप से रहने लगे थे और फिर उनका 3 महीने बाद इंतकाल हो गया था। हुसैन को बहुत तकलीफ हो रही थी आज। वो अपनी पुरानी मकान मालकिन मिस फिलिप के घर जा पहुंचा, ये जानने की शिमारा का कोई खत तो नहीं आया था 10 साल पहले। अब आगे मिस फिलिप ने बताया कि इतने पहले की बात है, अगर कोई खत आया भी होगा तो उनको याद नहीं है। उनके घर से निकलते वक्त हुसैन ने ठान लिया था कि अब तो अपने वतन जाना ही होगा, अपना और अब्बा दोनों का वादा निभाने। 4-5 दिन में वीज़ा मिल गया और पूरे 25 साल बाद हुसैन वापस अपने वतन पहुंच गया। श्रीनगर एयरपोर्ट से उसने पहलगाम के लिए टैक्सी बुक की और निकल गया अपने घर की ओर, जो अब होगा भी या नहीं उसको नहीं पता था। वो दोपहर का वक्त था जब हुसैन पहलगाम पहुंचा। कितना बदल गया था सब कुछ। चौराहों पे होटल खुल गए थे, सड़कें पक्की हो गई थीं। हाँ, पहाड़ और हरियाली वैसी ही थी। देवदार और चिनार के बड़े बड़े पेड़ वैसे ही थे। वादी में पहाड़ की चोटियों को गले लगाते हुए घुमड़ते बादल वैसे ही थे। ठंड होने के बावजूद भी हुसैन ने गाड़ी का शीशा नीचे कर लिया। कितने अरसों बाद अपने गांव की हवा को महसूस कर रहा था हुसैन। आखिरकार गांव में बनी हरी मस्जिद दिखी। यही एक निशानी थी जिससे ठीक ठीक पहचान गया था हुसैन। मस्जिद के बाहर बनी लकड़ी की छोटी सी चाय की गुमटी पे चाय पीने के लिए हुसैन ने गाड़ी रुकवाई। चाय पी रहे कश्मीरी किसान मजदूर उसको घूर घूर के देखने लगे। जब हुसैन ने चाय पीते पीते कश्मीरी में पूछा, डिस्ट्रिक्ट वकील हिकमत अली का बंगला कहाँ पड़ेगा, तो वो सब मुस्कुरा दिए कि ये तो कोई अपना ही है। देखिए, हिकमत साहब का बंगला तो अब रहा नहीं, उस पर तो आर्मी की चौकी है। हाँ, उनकी बेगम ने दूसरा घर ले लिया था। ये जो नीचे रास्ता जा रहा है ना, वहीं रहती है। पहला मकान उन्हीं का है। गाड़ी वहीं छोड़ के हुसैन पहाड़ की उस घुमावदार पगडंडी पे पैदल ही चल दिया। 37 की अधपकी उम्र में ही कैसे सांसें फूलने लगी थी हुसैन की। घर उतना नजदीक नहीं था जितना लोगों ने इशारा करके बताया था। हुसैन कई जगह रुक के उन घने जंगलों को देखता रहा। हवा में तैर रही खुबानी की खुशबू को अब भी पहचान सकता था वो। हवा में उड़ते पंछियों के झुंड आवाज करते पास से निकल जाते, जैसे आए हुए अपने को पहचान गए हों। आखिरकार एक घर के सामने खड़े होकर हुसैन ने दरवाजा खटखटाया। एक 60-70 साल की बुढ़िया थी। कौन? उसने पूछा। मैं हुसैन, मोहम्मद रजा का बेटा, फ्रांस से आया हूं। पहचाना आपने? बुढ़िया की आंखों में चमक सी आ गई, लेकिन उनमें जल्दी ही आंसू भर गए। हुसैन कह के बुढ़िया ने अपने हाथों से उसके चेहरे को थाम लिया। शमारा कहाँ है? हुसैन के इस सवाल पे बुढ़िया हिचकियों से रो दी और काफी देर तक रोती रही। फिर अपनी लाठी के सहारे वो पास कहीं एक कब्रिस्तान तक हुसैन को ले आई और एक ताजा कब्र की ओर मुंह करके सिर्फ इतना कहा, शमारा। हुसैन एक सन्नाटे में खड़ा रहा। हवा में सिर्फ खड़खड़ाते पत्तों का शोर था। कब? बड़ी मुश्किल से निकला था ये शब्द हुसैन के हलक से। 7 दिन पहले, बुढ़िया ने कहा। हुसैन ने अपने मन में कुछ गिना, यानी ठीक उसी दिन जिस दिन सपना आया था। हुसैन ने देखा चितलू सफेदू जैसे 2 भेड़ के बच्चे पास में ही खेल रहे थे। उसने भीगी आंखों से शिमारा की कब्र पे फातिहा पढ़ी और थोड़ी सी मिट्टी जेब में रख ली। उसने सोच लिया था झील के उस पार वाले खुबानी के जंगलों में जाएगा अगले दिन, शिमारा को दिया अपना वादा पूरा करने। बस इतनी सी थी ये कहानी।